लेट्स स्टार्ट द सेकेंड मॉक टेस्ट। आज हम लोग सेकेंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सेकेंड मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न देखो। चार क्वेश्चन दिया है, चार प्रश्न दिया है, तो इसमें से जाहिर सी बात है अलग को छांटना है। तो देखो ए में तो यहाँ 20 से डिवाइड है, बी में भी डिवाइड है कहीं से, सी में भी 20 से डिवाइड है, डी में भी 20 से डिवाइड है। खाली बी में ऐसा है जो 20 से डिवाइड नहीं है। तो अंतर क्या है इसमें कि 20 से डिवाइड नहीं है। ये उत्तर हो गया। अब देखो ए में, बी में, सी में, डी में अब इसमें देखो दूसरा में, इसमें एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है। तो चारों तो इस माम सेम है, लेकिन ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। बस खाली ये क्या है, गोला। तो इसलिए ये अंतर हो गया बी, दूसरा का बी। अब तीसरा में देखो, अभी इसमें देखो आदमी जो है देख सकता है कि कोंटे कोंटे में है, कोंटे कोंटे में, लेकिन इसका तो कोई कोना नहीं है ना। तो कोने में है करके इसको तीर का निशान कोने में है कि अलग नहीं कर सकते। इसको देखोगे, इसको देखोगे तो कोने कोने में है करके देखोगे, लेकिन ये कोने के हिसाब से अलग नहीं हो सकता। इसमें देखो सर्कल का कोई कोना तो होता नहीं है, तो जैसा भी हो सर्कल का कोई कोना तो होता नहीं है। तो ये जो है अलग है, ये वृत्त है, वृत्त, और सभी त्रिभुज हैं, तो ये अलग हो गया। अब देखो इसमें, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है सभी जो है तीन तीन विमाओं वाला चित्र है, 3D चित्र है, खाली डी नहीं है। अब अगला आते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सभी में दो एरो हैं और दोनों एरो इसमें एक दिशा में वो कर रहे हैं। तीर है तो तीर का देखो, तीर दोनों एक दूसरे में दिशा में है, एक ही दिशा में है। और इसमें देखो एक इधर है तो एक इधर है। इसमें देखो दोनों एक ही दिशा में है, इसमें भी देखो दोनों एक ही दिशा में है। तो खाली किस में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब पांचवा देख रहे हैं। पांचवा में ध्यान से देखो, एक चित्र दिया हुआ है और उसका उत्तर चित्र दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जैसा ये चित्र दिया हुआ है वैसे ही इसमें खोजना है। तो पहले तो बीच में देखो, साइड में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ऊपर नीचे त्रिभुज होना चाहिए। तो जिसमें ऊपर नीचे त्रिभुज नहीं है उसको काट दो, सी कट गया। और साइड में ये ऐसा वाला होना चाहिए, डिब्बा टाइप से, बॉटल टाइप से। ये देखो यहाँ से ये है, तो ये जो नहीं है उसको हटा दो, इसमें नहीं है, डी में हट गया। अब देखो ए और बी, ए और बी में दोनों सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पास देखो ये लाइन जो है यहाँ थोड़ा सा पहले से जा रहा है, यहाँ भी इसमें पहले जा रहा है, लेकिन इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है। ये लाइन जो है थोड़ा सा टच हो गया है। और देखो दोनों का ये जो बीच का एरिया है वो इसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ए आएगा उत्तर जो है। देखो ना यहाँ पास ये जो है पास पास में ही है, और यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये वाला लाइन जो है ज्यादा दूरी हो गया है और यहाँ पास तो बहुत कम है। तो बी इसलिए गलत हो गया। तो उत्तर आएगा ए। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आ रहे हैं। तो ये है एक गोला और ऊपर में दो काला काला है, तो ऊपर में दो काला काला है, बगल में त्रिभुज है। तो ऊपर में दो काला काला नहीं है और बगल में त्रिभुज नहीं है, उसको काट दो। ये ऊपर में काला काला नहीं है, कट गया। ये देखो त्रिभुज जो है इस साइड है और इसमें इस साइड है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब देखो बी और सी में दोनों सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन अंदर में एक लाइन है जबकि इसमें नहीं है, तो ये बी भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, सी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्यान देना है अपनी गलतियों को, क्या गलती की हो, इसीलिए आराम से बना बोलता हूँ इसको मैं, ताकि गलती मत हो। एक भी गलती इसमें होगा वो हम लोग को बहुत अखरेगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखो। 7 में क्या है, डब्लू दिख रहा है और सब में ये जो है ये छोटा लाइन जो है बाहर की ओर है, दिख रहा है ना। तो ये जो छोटा लाइन है ऊपर का जो बाहर की ओर नहीं है उसको देखो, इसमें तो नहीं है, दिख रहा है, काट दो। इसमें दोनों में छोटा लाइन है ही नहीं, दोनों पार तो काट दो। इसमें है छोटा लाइन लेकिन ये बाहर की ओर है, ये भी हट गया। तो ये है उत्तर। तो इसमें गलत उत्तर छांटने से क्या होता है कि गलत उत्तर तो समझ में आ गया हमको,
लेकिन सही उत्तर हम लोग का जो पहुंचेंगे वो एकदम करेक्ट पहुंचेंगे। जो सही उत्तर रहेगा वो एकदम सही रहेगा, गलत होने का संभावना उसका बहुत कम है। जब भी ऐसा 4-5 फिगर दिख रहा है, सभी एक टाइप का दिख रहा है, तो गोला है तो गोला दिख रहा है, तो एरो को देखो, ऊपर में सभी में तीर है तो सभी में तीर है, उससे अंतर नहीं कर पाए। उसके बाद साइड में तीर है, इसको देखो तो सभी में साइड में तीर है, इससे भी अंतर नहीं कर पाए। अब नीचे पैर देखो, एक सीधा है और ये भी सीधा है, उसी डायरेक्शन में है, उसी दिशा में। तो देखो ए में तो तिरछा हो गया तो गलत हो गया पहला। तो बी में देखो ये जो है एक्स्ट्रा हो गया, खींच गया है, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखो एक जो है तिरछा हो गया है, एक तो सीधा है लेकिन एक तिरछा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली उत्तर क्या पहुंचे? डी। तो ये उत्तर में पहुंच गए हम लोग। अब आ जाते हैं 9वां। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो इस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मार्क लिखा है मतलब इसको पूरा करना है। और देखो जैसा इधर है वैसी इधर है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा गोल टाइप से है, ये गोल है लेकिन इधर तो नहीं है ना। तो मतलब कि जैसा उल्टा उल्टा में जैसा है, ये आमने सामने में जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आमने सामने में एक त्रिभुज है तो इसमें भी एक त्रिभुज तो रहेगा ही, और कॉर्नर में ऐसे टाइप का भी रहेगा, इसके हिसाब से इसमें ऐसे टाइप से रहेगा। तो देखो जिसमें नहीं है उसको काट दो, ये गोल नहीं है उसको तो पहले काटो, तो बी में है ही नहीं, सी में है ही नहीं। अब ए और डी में देखो, ये ऊपर की ओर है मतलब कि ये जुड़ा हुआ है उससे, और इसमें देखो जुड़ा नहीं है तो ये भी कट गया। उत्तर क्या आया? डी। अब 10वां में देखो, 10वां के चित्र को देखने के लिए 10वां के चित्र को देखो। 10वां के चित्र में देखोगे तो जैसा ये है वैसे ये है, तो बीच में क्या है, यहां से जैसे ये गोला टाइप से मार रहा है तो ये चौकोन ये कंप्लीट करेगा, तो पहले तो ये रहेगा ये, फिर इसके बाद क्या बनेगा, जो चौकोन है उसमें दोनों में त्रिभुज बना है। कैसे त्रिभुज बना है? ये चौकोन बन गया, ये चौकोन बना है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो जैसे पहले जिसमें ऐसा कंप्लीट नहीं है उसको हटा दो, तो देखो इसमें तो चतुर्भुज है, इसमें नहीं है इस डायरेक्शन में, तो ये कट गया। सी में बीच में एक्स्ट्रा लाइन है, वो भी कट गया। डी भी कट गया, बीच में भी एक्स्ट्रा लाइन है। तो उत्तर क्या आया? ए। जाहिर सी बात है, इसको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आंसर को काटते जाओ। अब देखो सभी में बिंदु बिंदु है और कॉर्नर इधर साइड है, ऊपर के साइड है, जो उसका कोना है ना उसके साइड है, कोना है उसके साइड है, कोना है उसके साइड है, और कोने के साइड में ही एक डार्क कलर का लपट्टी है, तो यहाँ भी बनेगा। लेकिन देखो ये बीच लाइन को छोड़ के बना है, तो बीच लाइन को छोड़ के यहाँ भी बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा। और ये कोने में, कोने के साइड में वो बनेगा डार्क, तो बी में तो कोने के साइड में नहीं है, और सी में थोड़ा उल्टा दे दिया है और दोनों साइड वो दिया है, और डी में भी कोने के साइड में नहीं बना, तो ये भी कट गया। तो उत्तर क्या बचा? ए। अब इसमें तो दिख रहा है कि एक लाइन कंप्लीट करना है यहाँ पास, तो कौन से में, वो भी बीच से लाइन नहीं जा रहा है ना यहाँ से, तो बीच से लाइन जा रहा है वो तो कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया। अब सी में देखो, ए और सी में देखो कौन से में ज्यादा सुटेबल लग रहा है। इस साइड में लाइन है ना, ये साइड में तो नहीं है लाइन, तो ये भी गलत हो गया, तो सी उत्तर आया। तो यहां से कभी भी गलत में हम नहीं पूछेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में 3 दे दिया है और 1 छोड़ दिया है। तो पहले देखो प्लस जो है यहाँ पास था, एक चीज को ध्यान दो, प्लस जो यहाँ पास था अब यहाँ पास आ गया अगले वाले में, फिर अगले वाले में आ गया, फिर यहाँ पास आ जाएगा प्लस जो है, तो जिसमें यहाँ पास नहीं है उसको काट दो। ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, जाहिर सी बात है सी आंसर आ गया। तो एक चीज को पकड़ो, कोई भी एक चिन्ह को, और उसके हिसाब से देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14। 14 में देखो एक कॉर्नर में त्रिभुज है, उसी से जोड़ के, उसी के कोंटे से जोड़ के फिर त्रिभुज बना दिए। फिर यहाँ पास है तो इसी से जोड़ के फिर त्रिभुज बना दिए। तो फिर आगे में 1 2 3 त्रिभुज होगा, अगले में 4 त्रिभुज हो जाएगा, इसी से जोड़ के त्रिभुज ही बन रहा है ना, तो त्रिभुज ही बनाएंगे। तो इसमें तो 4 त्रिभुज नहीं है, 1 2 3 है, ये कट गया। 1 2 3 4 है, ये है मान के चलो, 1 2 3 4 त्रिभुज तो है नहीं इसमें, ये भी कट गया। इसमें 4 से ज्यादा दिख रहा है तो ये भी कट गया। उत्तर क्या आया? बी। आराम से कर रहे हैं लेकिन सही तो नहीं कर रहा है ना। अब देखो यहां पास पहले ऊपर में गोला बना, ऊपर में गोला बना 15 में, फिर नीचे में गोला बना, फिर इस साइड में गोला बना,
तो इस साइड में अब आधा गोला बनेगा, तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना, बी तो बन नहीं सकता क्योंकि ये तो आधा ही है, जो पहले हो चुका है वो तो खत्म नहीं होना, ये तो बन ही नहीं सकता। अब डी देखो, इसमें एक एक दिशा का ये वाला नहीं बन रहा है गोला, आधा गोला, तो ये भी गलत हो गया, तो ए बनेगा। अब उसके बाद देखो, ठीक है, अब इसमें देखो, पहले में एक सीधा लाइन था, अगले में 3 लाइन बढ़ गया, 3 लाइन बढ़ा है ना, ये देखो ये था, इसको कंप्लीट कर दिए, यहाँ पास त्रिभुज, एक लाइन बढ़ा, और ये 2 3, एक लाइन बढ़ा 2 3, मतलब 3 लाइन बढ़ रहा है। अब इसमें से देखो, एक लाइन बढ़ा, खाली एक लाइन बढ़ा, और 2 3, तो 3 लाइन बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, एक लाइन बढ़ेगा, 2 3 इधर बढ़ेगा, तो 3 लाइन बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो गया, इसमें 4 बढ़ा है, 1 2 3 4, इसमें देखो एक ही बढ़ा है, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखो 1 2 3, इसमें 3 लाइन बढ़ा है, इसमें कितना बढ़ा है, 1 2 बस बढ़ा है, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या हो गया, सी। ऐसे करके हम लोग 16 क्वेश्चन पर पहुंच गए। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 2 ठो गोला है और त्रिभुज है। अब अगले में क्या हो गया है, त्रिभुज। अब प्रश्न को समझने से क्या समझ रहा है, ये जैसा है उसी के हिसाब से ये बना है, तो वैसे ही ये जैसा है उसके हिसाब से ये बनेगा। तो गोला की जगह में त्रिभुज आ गया और वो 2 ठो हो गया, और त्रिभुज की जगह में गोला आ गया, वो 1 ठो हो गया। तो यहाँ पास क्या आएगा, चौकोन की जगह पंचभुज आ जाएगा और वो 2 ठो हो जाएगा, और पंचभुज की जगह में चौकोन आ जाएगा। तो देखो किसमें है, ये तो गलत हो गया, ये तो शेप ही चेंज हो गया। यहाँ पास तो वही सेम जो ऊपर में था, यहाँ भी सेम है, तो उत्तर क्या आया, ए। ऐसे में गलत निकालने की संभावना नहीं है। अब देखो इसमें 1 2 है तो 2 1 हो गया, 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा। जैसा ये है वैसे ही है, बस आगे पीछे हुआ है, तो आगे पीछे हुआ है, आगे पीछे हुआ है, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है, आगे पीछे हुआ है, तो ये उत्तर आ गया सी। अब देखो 19वां नंबर प्रश्न पे। 19वां नंबर प्रश्न में अगर बीच में 2 लाइन है, अब ये बीच को छोड़ के बाकी सब तरफ कलर कर दिया है, अगर बीच में खाली है तो। अब देखो यहाँ पास बीच में ही डार्क है, बीच में ही डार्क है ना, तो इससे क्या है कि बीच में छोड़ के सब जगह को डार्क कर देंगे। यहाँ पास बीच में डार्क नहीं था ना, बीच में जो कलर था वही कलर रहेगा। अच्छा सॉरी, बीच में अगर व्हाइट है तो अभी भी ये व्हाइट है, बाकी जगह को डार्क कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें गलत भी लगा सकते हैं आदमी, इसमें देखो बीच खाली है तो अभी भी खाली है, तो बीच भरा है तो अभी भी भरा रहना चाहिए, तो जिसमें भरा नहीं है उसको हटा दो। यहाँ पास आदमी ए को गलत मार के आ जाए, ए को तुक्का मार के आ जाएगा, ए को सही मार के आ जाएगा, लेकिन उत्तर क्या आएगा, बी। तो देखो यहाँ पास यही गलती होगा आदमी से कि आदमी जो है यहाँ पास भरा नहीं है, यहाँ पास देखो ध्यान से देखो, ये बीच जो है भरा नहीं है तो अभी भी भरा नहीं है, जो साइड साइड था वो भी वही बस भरा है, तो बीच पहले भी भरा नहीं था तो अभी भी भरा नहीं है। अगर ये बीच पहले से भरा है तो अभी भी भरा रहेगा ना, खाली थोड़ी ना हो जाएगा, देखो उल्टा थोड़ी ना हुआ है, तो बस वही चीज तो देखना है। अब देखो पहले क्या था, कॉर्नर कॉर्नर में था, अब बीच में ला दिया उसको लाइन को। पहले क्या था, कॉर्नर में इधर वो था, इस लाइन को यहाँ पास ला दिए और इस लाइन को यहाँ पास ला दिए, ठीक है, इसमें वही किए हैं। तो अब देखो जो ऊपर का लाइन है ऊपर में ही रहेगा, ऐसे करके सर्कल इसको ला दिए और इसको लाइन को इधर खिसका दिए आगे, वही तो किया ना, इस लाइन को यहाँ खसका दिए और इस लाइन को ऊपर खसका दिए, तो बीच में पट्टी बन गया। तो वैसे ही इस लाइन को यहाँ खसका देंगे और इस लाइन को यहाँ खसका देंगे और बीच का जो है पट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो गोला जो है पहले जो भरा था ऊपर का त्रिभुज और नीचे का वो खाली हो गया, तो ऊपर का गोला और नीचे का त्रिभुज खाली हो जाएगा पहली बात तो इसमें दोनों त्रिभुज त्रिभुज बना दिए, ये गलत, और बीच में भरा नहीं है, ये गलत। अब देखो नीचे दोनों को गोला गोला बना दिया, ये गलत, तो उत्तर क्या आया, सी। ऐसे देखना है आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में देखो, 21 का मतलब क्या है कि इसको चित्र को पूरा करना है, प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। तो जाहिर सी बात है एक गड्ढा यहाँ पास है तो इस गड्ढे के लिए
एक गड्ढा रहना चाहिए और ऊपर में ढलान, और जैसे त्रिभुज रहना चाहिए। अब देखो गड्ढा नहीं है इसमें, ये कट गया। इसमें गड्ढा नहीं, ढला ऊपर बॉक्स टाइप का नहीं है, ये भी कट गया। डी भी कट गया सिमिलरली, तो उत्तर क्या आया? ए। अब देखो इस गड्ढे को भरने के लिए एक त्रिभुज चाहिए ऊपर उठा हुआ, तो त्रिभुज जिसमें नहीं है वो कट गया, सी और डी कट गया। अब देखो बी में गड्ढे के बाद एक चतुर्भुज टाइप से है, ऐसे टाइप से, तो बी और ए में कौन से में दिख रहा है? बी में तो नहीं दिख रहा है, तो क्या है उत्तर? ए। आराम से करना है। अब इसको भरने के लिए एक ठो चौकोन बाहर तरफ चाहिए, तो बी में नहीं है, डी में नहीं है, दो तो ऑप्शन हट गया। अब ए और सी में देखना है। ए और सी में देखोगे तो ये छोटा सा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये तो यहां तक में भर जाएगा, तो ए गलत हो गया। उत्तर क्या आया? सी। अब इसको भरने के लिए एक अंदर की ओर जाना चाहिए ना, त्रिभुज जो है ऐसे खाली रहना चाहिए, तो जिसमें नहीं है उसको काट दो। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, कट गया। उत्तर क्या आएगा? डी। अब आ जाओ 25वां नंबर पे। 25वां यहाँ पास कुछ नहीं लगा दिया, यहाँ यहाँ ऐसे निशान लगा दिया, मतलब कि ये दर्पण का निशान है, दर्पण का निशान। ठीक है, तो अब देखो ऊपर नीचे तो होता नहीं है, आधा है वो बेड़ा नहीं हो जाता, जैसा है वैसा ही दिखता है। अब इसका ये पीछे वाला भाग, कर्व वाला भाग आगे है, तो कर्व वाला भाग यहाँ भी आगे रहेगा, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो। ए तो है नहीं, सी है नहीं, इसमें भी कर्व वाला भाग आगे नहीं है, तो ये भी हट गया। बी उत्तर। जो पास है वो पास दिखता है दर्पण में देखते हो तो, और जो दूर है वो दूर में दिखता है। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ध्यान दो, इसका भी कर्व साइड सामने रहेगा, तो जिसमें कर्व साइड सामने नहीं है, यहां पास इसका इमेज बनेगा, तो कर्व जो है पहले पड़ेगा ना, तो कर्व उससे पहले पड़ना चाहिए, जो ऐसा टाइप से दिख रहा है वो, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो। बी में नहीं है, यहाँ पास ये सामने पड़ रहा है, और ये देखो इसमें तो दिशा को ही चेंज कर दिया, इसमें भी दिशा को ही चेंज कर दिया है, तो उत्तर क्या आया? ए। अब देखो नीचे है वो नीचे रहेगा, ऊपर है वो ऊपर रहेगा, ऊपर में त्रिभुज है, नीचे में स्क्वायर है, तो जिसका उल्टा पुल्टा कर दिया है वो तो हट गया। नीचे में त्रिभुज कर दिया है, गलत। इसमें भी नीचे में त्रिभुज कर दिया, गलत। इसमें भी नीचे में त्रिभुज कर दिया, गलत। तो उत्तर क्या बचा? डी। अब देखो ये पास में है तो ये भी पास में है ना, ये दूर में है तो ये भी दूर में है, इसका तिकोना हिस्सा ज्यादा पास में है तो ये पास में है, देखो। अब यहां पास देखो, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, प्लस पास में है तो प्लस पास में ही रहेगा, और प्लस के साथ दो लाइन है तो दो लाइन ही रहेगा। तो पहले तो प्लस के साथ ये 3 लाइन हो गया, ये कट गया। और पास में कौन सा है? प्लस है, तो ये डॉट वाला पास हो गया, तो ये भी कट गया। इसमें भी डॉट वाला पास हो गया, तो ये भी कट गया। बी, यहाँ पास मिरर लगा हुआ है ना, तो पास में कौन सा है? धन वाला है, तो धन रहेगा पहले पास में। अब आते हैं ये वाले प्रश्न पे। इसमें जो पहले बंद हुआ है वही खुलेगा, ठीक है। तो पहले कहां पास बंद हुआ है? यहाँ पास से बंद हुआ है, तो यहाँ पास से खुलेगा। तो ये त्रिभुज, यहाँ पास आईना लगा दो, तो यहाँ इसका गोला का चित्र कहाँ पास बनेगा? आईना में, यहाँ पास, इसका यहाँ पास, इसका यहाँ पास। तो कैसे कैसे बना? ये 3 ऐसे ऐसे बना, 3 ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले 2 ऐसा टाइप से नहीं है, अब ये तो खुलेगा तो ऐसे ही खुलेगा, इस कॉर्नर में रहेगा तो वैसे ही रहेगा। तो जिसमें 2 नहीं है उसको काट दो, ए में नहीं है, कट गया। अब खोलते हैं इसको। अब देखो इसका चित्र जब बनेगा, यहाँ से अब खुलेगा, यहाँ से बंद हुआ है तो इसका चित्र बनेगा, ये यहाँ पास पास में बनेगा। यहाँ पास मिरर लगा दो ना, और इसका कहाँ पास बनेगा? इतना ही दूरी में, यहाँ पास। वैसे सिमिलरली इसका इतना ही दूरी में, यहाँ पास, इसका यहाँ पास, ऐसे ही करके ये बनेगा। तो ये 2 ऊपर नीचे में जैसा इसका बना है वैसे ही नहीं बना है, उसको हटा दो। डी भी नहीं बना है, बी भी नहीं बना है, सी बना है। सी खाली उस टाइप का दिख रहा है, बाकी में तो दिख ही नहीं रहा है, तो हट गया। पहले ही पूरा खुलने से पहले ही पूरा खोलने की जरूरत भी नहीं है। और इसको अगर मिटाने के लिए कोई बोले तो मिटा देना, लेकिन प्रश्न में ऐसे ही बनाना वहां वो में। अब देखो ये है, इसमें देखो पहले कहाँ पास से खुला है? यहाँ पास से। तो ये त्रिभुज खुला था, ये जो है यहाँ पास कट गया है, और इसका यहाँ पास कटा है। अब यहाँ पास से खुला है तो यहाँ पास एक दर्पण बना दो। आईना है तो इसका चित्र कहाँ पास बनेगा? ऐसे ही बनेगा, यहाँ पास, और इसका इतना ही दूरी पे यहाँ पास बनेगा। तो सबसे पहले ऊपर में जो है, अब यहाँ से नीचे खुलेगा,
तो ये जो ऊपर में बना है तो ऊपर में बना ही रहेगा, तो जिसमें नहीं बना है उसको काट दो। ऊपर में कट बना है ना एकदम ऊपर में, तो ये में तो नीचे में बढ़ रहा है, ऊपर में नहीं बढ़ रहा है, इसमें भी नहीं बढ़ रहा है, सी भी नहीं बढ़ रहा है, डी में ही बढ़ रहा है। अब देखो इसको ऐसे खोल दो यहाँ पास से, तो इसका चित्र कहाँ पास बनेगा? अब यहाँ पास से बंद हुआ था तो यहाँ पास बनेगा ये, और इसका यहाँ पास, और इसका कहाँ पास बनेगा? यहाँ पास। देखो सेम उत्तर डी का है ना, तो ऐसे ध्यान देना है आराम से। तीसरा में आ गए, अब 31वां 32वां में पहुंचते हैं। 31वां में देखो पहले कहाँ पास से बंद हुआ है? ये बंद हुआ है, तो अभी यहीं पास से खुलेगा। तो देखो ये क्या है, यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है। अब इसका चित्र बनाओ, तो ये वाला तो यहाँ पास ही बनेगा, इसका चित्र यहाँ पास मिरर रख दो, तो इसका चित्र ये पास में है तो ये पास में बनेगा। अब उसके बाद ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, तो दो ये बन गया, और सिमिलरली इसके हिसाब से ये कॉर्नर में। अब ऐसा जैसे ऊपर में ही है, अब यहाँ से खुलेगा, तो इसका पास में कौन सा है? ये है। इसका चित्र बनाओ, यहाँ से खुल रहा है तो, और इसका कैसे बनेगा? खड़ी ही बनेगा। ये बन गया और ये बन गया। जिसमें ऐसा नहीं दिख रहा है उसको काट दो पहले तो। और इसका क्या बनेगा? ये बना, ये बना, ये बना, और सिमिलरली ऐसे ही बना। तो देखो जिसमें चारों तरफ एक दूसरे की तरफ नहीं किया है उसको काट दो। बी नहीं किया हुआ है, ए भी नहीं किया हुआ है, चारों एक दूसरे की तरफ, डी भी नहीं किया हुआ, कट गया, सी आ गया उत्तर। अब अगले में आते हैं 32वां नंबर पे। पहले कहाँ पास बंद हुआ है? यहाँ पास, तो यहीं पास से खुलेगा। तो कैसे बंद हुआ है? ये और ये 20 से गया है और दो गोला बना हुआ है। तो इसका चित्र बनेगा यहाँ से, यहाँ पास खुलेगा तो ये, और ऊपर साइड में ही बन गया। और सिमिलरली इसका चित्र बनेगा जब नीचे साइड खुलेगा तो ये ऐसे टाइप से बनेगा, और यहाँ पास ऐसे ऐसे बनेगा, ये दो गोला बनेगा, बस खत्म। समझ गए इस चीज को? तो देखो अब कौन सा में, इसमें तो 4 बन रहा है, तो ये 4 वाला तो गलत हो गया। तो 4 वाला, अरे अच्छा हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ इसमें। देखो हम लोग से भी गलती हो सकता है, इसे आराम से करना है। यहाँ पास से ये भी मुड़ा है ना, यहाँ पास से ये भी तो मुड़ा है, यहाँ पास एक और मुड़ा है, तो पहले ये खुलेगा, तो इसका चित्र कहाँ पास बनेगा? यहाँ पास, और ये बनेगा। तो 4 जिसमें नहीं बना है वो तो कट जाएगा पहला ही। अब क्या हो गया? यहाँ से ये बना, दो गोला यहाँ इधर साइड, दो गोला यहाँ इधर साइड। अब इसका चित्र बनाओ, यहाँ से खुला है, यहाँ से बंद हुआ है, तो यहाँ पास से बनेगा। तो इसका चित्र यहाँ बन गया, और ये इसका चित्र दो गोला, और इसका चित्र यहाँ दो गोला। तो ऊपर में जैसे ये जैसा नहीं है उसको काट दो, सी में भी नहीं है। अब इसका चित्र नीचे में बनेगा, वैसा ही बनेगा जैसा ऊपर में बना है वैसे नीचे में बनेगा। ए भी नहीं है वैसे टाइप से, और डी भी नहीं है, तो उत्तर क्या आ गया? बी। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं 33वां 34वां में। अब देखो इसी सबसे चित्र 3 ठो चित्र दे दिया है, और ऐसा टाइप का ही चित्र दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसी से मिला के ये चित्र बनाना है, लेकिन एक्स्ट्रा लाइन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पास एक्स्ट्रा लाइन आ गया है, तो ये तो पहले ही कट गया। अब देखो इसमें कहाँ तुम लोग को ये वाला शेप दिख रहा है? सी में नहीं दिख रहा है, ये भी कट गया। अब डी में देखो, डी में ये दिख रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पर यहाँ पास जोड़ने से बनता वैसा चित्र जो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा दे दिया है तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या आया? ए। अब देखो इसको, तो 2 त्रिभुज रहना चाहिए, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 पंचभुज, 1 त्रिभुज 2 पंचभुज। जिसमें नहीं है 1 त्रिभुज और 2 पंचभुज उसको काट दो। 2 त्रिभुज 1 पंचभुज है इसमें, 2 त्रिभुज 4 त्रिभुज है, गलत। 2 त्रिभुज से ज्यादा है इसमें, तो ये भी गलत। इसमें देखो 1 2 त्रिभुज है, पंचभुज कहाँ दिख रहा है? नहीं है, गलत। ये उत्तर। इसमें क्या होना चाहिए? 2 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज टाइप से। तो 2 त्रिभुज है, 1 चतुर्भुज टाइप से है, लेकिन 1 एक्स्ट्रा दे दिया है। 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज हो गया, 1 चतुर्भुज, गलत हो गया। इसमें तो 2 त्रिभुज दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत। अब देखो 2 त्रिभुज है, 1 चतुर्भुज, तो ये ज्यादा सही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। 1 एक्स्ट्रा दे दिया है,
बनने के लिए तो ये भी बढ़ रहा है, ये दोनों भी बढ़ रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा दे दिया है, इसलिए ये सही है ज्यादा। अब इसमें देखो दो त्रिभुज और दो, एक छोटा बॉक्स और दो ये होना चाहिए बस। अब देखो ए में तो ये बॉक्स एक्स्ट्रा दे दिया है और ये बॉक्स दे दिया है ना। अब देखो इसमें खाली ये रहना चाहिए और ये रहना चाहिए, दिख रहा है, सॉरी दो त्रिभुज रहना चाहिए, दो त्रिभुज तो सभी में है, दो त्रिभुज सभी में है, दो त्रिभुज सभी में है, तो त्रिभुज के देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक छोटा बॉक्स रहना चाहिए, तो इसमें कहाँ है छोटा बॉक्स, नहीं है, गलत, इसमें है छोटा बॉक्स, लेकिन ये देखो ये एक लाइन जो है, ये जो और दूसरा बॉक्स भर रहा है ये लंबा है और ये छोटा, इसमें है क्या लंबा छोटा, नहीं है, तो ये भी गलत। अब सी में देखो एक बॉक्स भर रहा है, ये दोनों बराबर भर रहा है, दो त्रिभुज भी भर रहा है, ये है। डी में देखो यहाँ लंबा भर रहा है, ये लंबा भर रहा है, लंबा त्रिभुज, जबकि ये जो है ये लंबाई इस लंबाई से तो बड़ा दिख रहा है ना, तो ये तो छोटा कर दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया, सी उत्तर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 दिख रहा है प्रश्न चित्र, तो हम लोग को जाहिर सी बात है ऐसा खोजना है, तो पहले तो ये खोजो, चित्र में खोजना है, तो पहले तो एक सीधा लाइन होना चाहिए, एक तिरछा और ये ए में तो दिख रहा है एक सीधा, लेकिन यहां से कॉर्नर से आना चाहिए, तो ये नहीं आया है। ये इधर तिरछा दिख रहा है, लेकिन सीधा लाइन इसमें कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी में भी नहीं दिख रहा है, तो उत्तर क्या आया, ए। अब इसमें तीनों लाइन जुड़ा होना चाहिए, तो ए तो जुड़ा नहीं है, तो हटा गया पहले ही। अब उसके बाद बीच से ऐसे, फिर साइड साइड में ऐसे होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें बीच का लाइन कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया। डी में है ही नहीं वैसा, तो उत्तर बी आ गया। इसमें एक ही गोला रहना चाहिए और दो उससे लगा हुआ, उसी से लगा हुआ दो ऐसे लाइन, तो एक गोला दूसरा लाइन नहीं है, लगा हुआ नहीं है, इसमें भी लगा हुआ नहीं है, इसमें लगा है एक साइड है लेकिन दूसरे साइड नहीं है, तो ये भी गलत। उत्तर क्या आया, डी। अब 940 आ जाते हैं, उसमें दो ऊपर में त्रिभुज है, उसी से लगा हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, त्रिभुज से स्ट्रेट लाइन लगा हुआ है, त्रिभुज से स्ट्रेट लाइन 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 है। अब उस स्ट्रेट लाइन में बाद में जाके एक सीधा लाइन है, बाद में जाके सीधा लाइन है, बाद में जाके सीधा लाइन है, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें है सीधा लाइन। उस सीधा लाइन के बाद उस सीधा लाइन से पहले एक सीधा लाइन है और उसमें भी त्रिभुज है, उस सीधा लाइन से पहले, इसमें नहीं है, सीधा लाइन से पहले त्रिभुज, उस सीधा लाइन से पहले एक है, त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। उस सीधा लाइन से पहले एक है लेकिन त्रिभुज होना चाहिए, उस सीधा लाइन से पहले एक होना चाहिए और त्रिभुज, लेकिन ये त्रिभुज और वो त्रिभुज में दोनों में फर्क दिख रहा है, तो डी भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, बी। अब ऐसे करके हम लोग 40 प्रश्न कर लेंगे। जब ये 40 प्रश्न हो जाएगा, अब 30 मिनट में तुम लोग को बताते बताते हो जा रहा है, तो 30 मिनट में आराम से तुम लोग ऐसी खुद से करते करते कर लोगे। अब इस 40 प्रश्न होने के बाद गणित में नहीं कूद जाना है, गणित में नहीं करना है, या फिर जो दिख रहा है डायरेक्ट दिख रहा है बनने वाला उसको बनाना है। जैसे कि कोशिश करो कि गणित में मत आओ, सबसे पहले आ जाओ भाषा परीक्षण में, गणित से पहले इसको हल कर लो, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है प्रश्न में उसी को खोजना है, तो पहले भाषा प्रश्न में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ो। मनुष्य के पास प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो अब उसके बाद सीधा आ जाना है हम लोग को भाषा परीक्षण में, मानसिक योग्यता के बाद। अब देखो पहले क्या करना है, इसमें प्रश्न को पढ़ना है। मनुष्य के पास खाली स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, खाली स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या, शक्ति, बल, सफलता, असफलता, ठीक है। अब शक्ति, बल, असफलता, असफलता पढ़ लिए हैं हम लोग, तीन चीज, यानी कि इसको स्कैन कर लो मन में, पढ़ना भी जरूरी नहीं है, स्कैन कर लो। शक्ति लिखा है, बल लिखा है, असफलता लिखा है, असफलता। अब इसी को स्कैन करो, अपने नजरों से देखो, आंखों से, ये चीज कहां पास लिखा हुआ है। गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प बोला था, यहां पास ये शब्द मिल गया। क्या प्राप्त करने के लिए, सफलता और गौरव।
तो यहाँ पर शक्ति, बल, सफलता, असफलता, यहाँ सफलता दिया हुआ है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सफलता। खाली स्थान सफलता की कुंजी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अनियोजित कार्य, हठ, मस्तिष्क की अस्थिरता। अब देखो सफलता की कुंजी है, अब इसको स्कैन करो कहां पास है। यहां तक तो पढ़ चुके थे। कठिन परिश्रम और सतत प्रयासों से मनुष्य बहुत सी चीजें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न और अद्वितीय होता है। उसके पास विशेष छुपे और हुए गुण होते हैं। उन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को अनुभव कर उनका उचित उपयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। ये कुंजी वाला शब्द पढ़े थे ना, तो क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति और अटलता। दृढ़ इच्छा शक्ति, अनियोजित कार्य, मस्तिष्क की अस्थिरता, हठ। इसमें क्या दिया हुआ है स्पेशल? ए अलग से दिया हुआ है प्रश्न में, अनुच्छेद में, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, जो अनुच्छेद में दिया है। प्रसिद्धि पाने के लिए खाली स्थान का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। प्रसिद्धि खोजना है, प्रसिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रसिद्धि देखो यहां पास पहले पढ़ चुके हैं, प्रसिद्धि और सफलता, ठीक है। उसके पास विशेष छुपे हुए गुण होते हैं। उन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। क्या का उपयोग? क्षमताओं का उपयोग। अब इसमें देखो प्रसिद्धि पाने के लिए क्या खाली स्थान का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए? अपनी सफलताओं असफलताओं का नहीं, ये तो दिया नहीं है। अपनी भावनाओं का, अपनी क्षमताओं का, क्षमताओं के बारे में दिया हुआ है, देखो क्षमताओं का अनुभव। अपनी कमजोरियों का ये तो दिया नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? बी। विशेष खाली स्थान का विलोमार्थक शब्द है। विशेष मतलब कि स्पेशल, जो स्पेशल है विशेष है, उसका उल्टा क्या होगा? विलोमार्थक मतलब उल्टा। तो विशेष का उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट तो होगा नहीं, साधारण। साधारण मतलब आम, मतलब कि जो साधारण हो। किसी को बोलते हैं ना तुम साधारण हो, बहुत ही सरल हो, साधारण, सरल। और ये क्या है? विशेष। तो विशेष का विलोमार्थक क्या हो गया? साधारण। छिपे से तात्पर्य है, छिपे मतलब कि क्या होता है? छिपा हुआ होना, तो दिखाई नहीं देता है। ना दिखाई देने वाला या दिखाई देने वाला? दिखाई देने वाला तो गलत, प्राप्त भी गलत। स्पष्ट मतलब कि जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। जगदीश, 2 मिनट, हेलो, अब दिख रहा है ना? प्रश्न पे पहले आ जाओ। जगदीश चंद्र बोस एक महान खाली स्थान थे। चिकित्सक थे, कृषक थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे। स्कैन कर लिया इसको। अब प्रश्न में आओ। भारत ने एक अनेक महान वैज्ञानिक को जन्म दिया है और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। किसमें से एक थे? वैज्ञानिक में से। तो क्या थे जगदीश चंद्र बोस? एक वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि है मतलब कि उसका दिनांक खोजना है। अब देखो जन्म तिथि में क्या दिया है। यहां पास दिनांक देखोगे तो खाली यहां पास दिख रहा है दिनांक। तो यहां देखो उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह में हुआ था। कहां हुआ था? मेमन सिंह में, 30 नवंबर 1858। तो उत्तर में देखो कहां दिया है? 30 नवंबर 1858। यहां देखो 1868 लिखा हुआ था, ये तो गलत हो गया। डेट को भी देखना है, तो 30 नवंबर 1858, तो सी उत्तर हो गया। यहां पास गलती कर सकते हैं, यहां 1848 दे दिया, सेम दे दिया है, बस डेट को चेंज कर दिया, तो खाली ये गलत हो गया ये। और डेट को ही देख के इसको टिक नहीं मार देना है। तो उत्तर क्या होगा इसका? सी, 30 नवंबर 1858, आराम से। खाली स्थान उनकी रुचि बहुत कम आयु से ही प्रारंभ हो गई थी। पशुओं में, साहित्य में, दवाओं में, वनस्पति विज्ञान में। अब पढ़ते हैं। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान को समर्पित कर दिया। किसमें? वनस्पति विज्ञान को। लेकिन अभी भी कम आयु वाला बात नहीं हुआ है, वनस्पति विज्ञान का बात आया है। और वे भारत में ही नहीं देश विदेशों में सम्मानित थे। उनका जन्म ये में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके माता पिता सदैव गरीब तत्पर रहते थे। यहाँ पास तो उस प्रश्न से वो नहीं हुआ। वनस्पति विज्ञान के प्रति उनकी रुचि
बहुत कम आयु से ही प्रारंभ हो गई थी। तो यहां पास बहुत कम आयु आया ना, और किसमें? वनस्पति विज्ञान में। तो उत्तर क्या आएगा? डी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। समर्पित का आशा क्या है? समर्पित कहां आया है? विज्ञान वाले में आया है। उन्होंने अपना जीवन, देखो यहां पास, उन्होंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया, मतलब कि दे दिया। समर्पित कर दिया मतलब समर्पण करना या फिर दे देना। तो क्या है समर्पित कर दिया मतलब? दे दिया। समर्पित का आशा क्या है? प्रिय लगना, ये तो नहीं है। प्रारंभ करना, प्रारंभ करना भी नहीं है। समर्पित किया मतलब क्यों हो गए? सम्मानित होना, सम्मानित तो नहीं हुए ना। क्या किए? सौंप दिए, दे दिए। भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। देखो, वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित किए गए। क्या बोल रहा है? भारत में ही नहीं, तो भारत से बाहर को क्या बोला? विदेश। भारत में ही नहीं, भारत में ही नहीं मतलब कि भारत से बाहर विदेश बोला है। तो क्या बोला है? भारत से बाहर को विदेशों। ठीक है, अब ये हो गया पहला। अब देखो तीसरा का देखो। हेलन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह खालिस्तान थी। अब इसमें गूंगी, दृष्टिहीन, बहरी, भूखी, ये सब से अपने आप टिक नहीं मारना है, देखना है कि प्रश्न में वो में क्या दिया है। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक थी, लेखिका थी। वह पूर्णतः दृष्टिहीन थी। क्या थी? दृष्टिहीन। दृष्टिहीन रही कर ले, किंतु फिर भी उन्हें इतनी पुस्तकें पढ़ी जितनी दृष्टि वाले व्यक्ति भी पढ़ नहीं सकते। तो क्यों देख नहीं सकती थी? दृष्टिहीन। दृष्टिहीन मतलब दृष्टि मतलब नजर, नजर नहीं थे। गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता। बहरी मतलब जो सुन नहीं सकता। भूखी मतलब जो भूख लग रहा है जिसको। फिर अब क्या है? देख क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि दृष्टिहीन थी। बहरी होते हुए भी वह खालिस्तान का आनंद लेती थी। बहरी मतलब कि जो सुन नहीं सकते। तो बहरे होते हुए भी किसका आनंद लेती थी? अब देखते हैं। उन्होंने इतनी पुस्तकें पढ़ी जितनी दृष्टि वाले व्यक्ति भी नहीं पढ़ते। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। वह बहरी थी फिर भी संगीत का आनंद उससे अधिक लेती थी। किसका आनंद? संगीत का। 72 हो गया। लेखक उसको कहा जाता है जो खालिस्तान करता है, शासन करता है, चलचित्रों को बनाता है, चलचित्रों में काम करता है, पुस्तकें लिखता है। तो देखो यहां पास क्या दिया है? पुस्तकें भी लिखी है। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, यहां ये दिया है ना। तो क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? लेखक किसको बोलेंगे? जो लिखता है उसी को तो बोलेंगे ना लेखक। तो पुस्तकें लिखता है उसको बोलते हैं। हेलन ने खालिस्तान के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था। किसके बारे में चलचित्रों का निर्माण किया था? देखते हैं किसके बारे में किया था चलचित्रों का निर्माण। चलचित्रों के बारे में कहाँ दिया है? उन्होंने, यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए और उनमें अभिनय भी किया। अपने जीवन में किस पे बनाए? अपने जीवन पर। अमेरिकियों के जीवन पर नहीं, दृष्टिहीन के जीवन पर नहीं, अपने जीवन पर बनाए। अनुच्छेद के उद्देश्य की दृढ़ता के लिए सब खालिस्तान संभव शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्देश्य की दृढ़ता मतलब कि उद्देश्य में एकदम दृढ़ है। जैसे कि तुम लोग को नवोदय जाना है मतलब जाना ही है, बोल रहे दृढ़ है। तो उसके लिए क्या होगा? क्या प्रयोग किया गया देखते हैं। यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है। सॉरी, यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर की दृढ़ इच्छा शक्ति, खाली यहां पास दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उपयोग किया गया है किसके लिए? उद्देश्य की दृढ़ता के लिए। दृढ़ इसमें भी है, दृढ़ इसमें भी है, तो इच्छा शक्ति बस जोड़ दिए हैं बस। अब देखो अगला अनुच्छेद आ जाते हैं। ईमानदारी का तात्पर्य है सत्यता। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। इसको नहीं पढ़ना है। ईमानदारी का अर्थ है बुराई, उदासी, सच्चाई, फलदायी। ईमानदारी का तात्पर्य क्या है? सत्यता। सत्यता मतलब सच्चाई। तो क्या है? सत्य मतलब जो सत्य है वो सही है, सच्चा है, तो सच्चाई होगा ईमानदारी का अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के खालिस्तान उद्देश्यों से मुक्ति। तो देखो
इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। यहां तक तो पढ़ लिए थे। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। तो यहां पास क्या दिया है, किस उद्देश्य से मुक्ति, बुरे उद्देश्य से। ईमानदार व्यक्ति सबका लोग सदा खालिस्तान करते हैं। अब ईमानदार व्यक्ति सबका लोग सदा खालिस्तान करते हैं। ईमानदारी का आशा है स्वच्छ और निष्कपट होना, ना केवल दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने भी प्रति ईमानदार होना। यहां देखो, ईमानदारी का आशा है स्वच्छ और निष्कपट होना, ना केवल दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने प्रति भी ईमानदार होना। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से सच्चा और निष्कपट होता है तो हम कहते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति सबका सम्मान करता है। क्या करता है, सबका सम्मान करता है। ईमानदार व्यक्ति सबका लोग सदा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ईमानदार शब्द खालिस्तान का विपरीतार्थक है। ईमानदार का उल्टा क्या है, बेईमान। निष्कपट शब्द खालिस्तान है। निष्कपट, पहले निष्कपट कहां पास आया है देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से स्वच्छ और निष्कपट होता है, निष्कपट होता है, स्वच्छ होना और निष्कपट होना किसके लिए उपयोग हुआ है, चरित्र और व्यवहार से। कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से स्वच्छ और निष्कपट होता है, मतलब कि वो निष्कपट हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, क्या हो रहा है, निष्कपट होना एक क्रिया बता रहा है। हिंदी में जो लास्ट में बताया था निष्कपट शब्द क्या है, तो निष्कपट होना एक भाव है। भाव है ना, तो भाव मतलब क्या है, भाव का नाम मतलब संज्ञा है वो, तो उसका क्या है उत्तर सी। अब आगे हम लोग हिंदी कर लिए, तो अब गणित में आएंगे। तो गणित में आते हैं, पहला क्वेश्चन है 41। तो देखो 5 धन 77 धन बटे 10 7 बटे 100 77 बटे 1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो पहला तो 5 हो गया। अब इसके लिए पेन पेंसिल निकाल दो। पेन पेंसिल कहां है मेरा पेन। प्रश्न को देखो, थोड़ा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न को लिखता हूं मैं। प्रश्न है 5 धन 77 बटे 10 धन 7 बटे 100 धन 77 बटे 1000। जब भी बटे में एक वाला रहता है संख्या तो एक से पहले भाग देते हैं। 5 को तो ऐसे लिख दो, एक से पहले भाग देंगे 77 को, कितना आएगा 77, और कितना जीरो है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या रहेगा, तो एक संख्या दशमलव 7.7 बटे, फिर जब भी ऐसा रहे तो एक से पहले भाग दे दो 7 को, तो 7 आएगा। कितना संख्या जीरो, कितना जीरो है 1 2, 2 जीरो है तो 2 के आगे दशमलव लगेगा, तो 1 और ये 2, 0.007, ये 41 का हल है। प्लस 77 बटे 1000। अब इसमें देखो एक से पहले भाग दोगे 77 को, कितना आएगा 77। अब कितना जीरो है 1 2 3, तो 3 के आगे दशमलव लगेगा, 1 2 3, 0.00077। अब जब इसको जोड़ते हैं तो पीछे से जोड़ते शुरू आते हैं। दशमलव के बाद तीसरा संख्या, दशमलव के बाद तीसरा संख्या से जुड़ेगा। यहां पास तीसरा संख्या नहीं है तो उसको जीरो रख सकते हैं। यहां पास भी तीसरा संख्या नहीं है तो वो जीरो ही रहेगा। तो दशमलव के बाद तीसरा संख्या क्या है 7, 7 धन 0 0, 7 धन 0 7, तो मतलब कि दशमलव के बाद तीसरा संख्या 7 आया। ठीक है, दशमलव के बाद दूसरा संख्या, दशमलव के बाद दूसरा संख्या जुड़ेगा। इसमें दूसरा संख्या क्या है, ये, इसमें दूसरा संख्या कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, इसमें दशमलव है ही नहीं। तो 7 7 14, एक हासिल आ गया। और दशमलव के बाद पहला संख्या में आ गए। पहला संख्या 1 1 जुड़ा, और पहला संख्या 1 0 1 हो गया। अब पहला संख्या ये 1 7 8। अब जहां पास दशमलव है वहां पास लगा दो। अब आगे तो आया नहीं कुछ। अब 5 7 12, इकाई का इकाई से जुड़ा, तो क्या आया 12.844847। तो कौन से में दिख रहा है उत्तर, डी में। तो ये हो गया उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 42वां। कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होता है। लिखा है ना 42वां प्रश्न में।
ये हो गया 41वां का। 42वां प्रश्न बोल रहा है कितने 1/6 को, कितने 1/6 को, 1/6 को कितना, मतलब कि इसी को जोड़ते जाना है, इसी को जोड़ते जाना है, कितना मिलाने पे, कितना मिलाने पे नहीं पता, कितना मिलाने पे 41 सही 2/3 आएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंपल में कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहां से गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, जो गुणा करके आएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो क्या आया 123, 123 में 2 जोड़ दो 125/3, या फिर इसको क्या करते हैं 41 गुणित 3 धन 2 बटे, जो बटे में है वो तो वही रहेगा 3। ठीक है, 41 गुणित 3 धन 2 प्लस 3/3। तो जब भी एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जैसे 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो इसका क्या मतलब है 2 गुणित 2 कर सकते हैं, 2 को 3 बार जोड़ेंगे मतलब 2 गुणित 3 कर सकते हैं, ये है। तो जब भी एक संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो क्या कर देते हैं, उसी को उतना बार गुणा कर देते हैं। तो अब हम लोग को यहां पास पता नहीं है कि 1/6 को कितना बार जोड़ना है, तो 1/6 को मान के चलो x बार जोड़ना है, तो x बार जोड़ना है तो x से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, आना क्या चाहिए बाद में 125/3 आना चाहिए गुणा करके। अब देखो 1/6 इधर गुणा में है, बराबर में उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में, 125/3 भागित 1/6। और जब भी ये भाग में है तो क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं पीछे वाले संख्या को, 6/1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125 गुणित 2, 2 पंचे 10, 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 250, x बराबर 250। जितना बार जोड़ना है उतना से गुणा कर देते हैं, जैसे कि 2 को 3 बार जोड़ना है तो 2 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, x क्या का मान है, इतना बार मिलाना है 1/6 को, तो x को 1/6 को कितना बार मिलाना है 250, तो उत्तर क्या आ गया 250। अब देखो यह हो गया 42 का। अब आ जाते हैं 43 पे, 43 को यहीं पास हल कर लेते हैं। 43 क्या बोल रहा है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले 7 अंक का वो बना दो, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 3 4 5 6 7। अब घटाना रहता तो 8 अंकों पहले लिखते, लेकिन अब जोड़ना है तो पहले भी लिख सकते हो। अब देखो इसी से कम, अब 7 अंक का छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बना दो, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सब में 9 9 डालेंगे तभी तो बड़े बड़े होगा ना। अब इसमें क्या डालोगे, 0 से लेकर 9 तक डाल सकते हो, तो क्या डालोगे तो सबसे बड़ा बनेगा, शुरू वाला में 9 डालोगे तब सबसे बड़ा बनेगा, वैसे ये 9 9 9 9 डालोगे। अब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होना चाहिए बोलता रहता, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 9 डाल दिए तो 9 दोबारा नहीं आता इसमें, तो यहाँ पास ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 अंक को क्या होगा ये। अब 8 अंक सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो इसी के कंपैरिजन में बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटी संख्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या 8 अंक का, सबसे छोटी संख्या बनाना है ना 8 अंक का। आठ अंक का सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अब देखो 0 से 9 तक कोई भी संख्या डाल सकते हो यहां पास छोटी संख्या में, लेकिन यहां 0 डाल दोगे तो 0 का सामने में कोई महत्व नहीं रहता, यहां पास भी 0 डाल दोगे तो ये तो 7 ही अंक का हो गया ना, तो 0 शुरू में नहीं डाल सकते, तो 0 को छोड़ के क्या डाल सकते हैं, उसके बाद छोटी संख्या क्या है 1 डाल दिए शुरू में, बाकी में 0 0 डाल सकते हैं क्योंकि पीछे में 0 का बहुत महत्व है। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोनों को क्या करना है बोला है, जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 9 9 9 9 9 9 1, शुरू में 1 और 1 2 3 4 5 6 7 बार 9, शुरू में 1 7 बार 9, ये तो गलत हो गया, डी और सी तो डायरेक्ट दिख रहा है। उसके बाद देखो 7 बार 9 है ये नहीं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बार है तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया ए।
ये हो गया 43 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बोल रहा है, अब ऊपर करो इसको। कैसे बनाएं? क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 3 घंटियां देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पे। 3 घंटियां कितना? 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, के अंतराल पे। ठीक है, ये देखो 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। अब बोल रहा है यदि वे प्रातः 8 बजे, कितना बजे? 8 बजे एक साथ बजे, तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगे? 8 बजे एक साथ बजेंगे, 8 बजे एक साथ बजे हैं, तो दोबारा कितने बजे बजेंगे? जब तीनों का जो तीनों से, अब देखो इसके लिए क्या निकालना है, तीनों एक साथ बजना चाहिए ना, तो तीनों एक साथ कब बजेंगे? 9 का 18 मिनट बाद बजेगा, फिर 27 के बाद बजेगा, फिर 36 के बाद बजेगा। तो वैसे ही 12 का 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 मिनट में दोनों तो एक साथ बजेंगे। तो ये दोनों का क्या है, ये गुणज है ना, जब दोनों का गुणज एक साथ आएगा तो दोनों एक साथ बजेंगे, लेकिन यहां पास तीनों का है तो तीनों का गुणज एक साथ आना चाहिए। अब तीनों का गुणज एक साथ कब आता है? लघुत्तम समापवर्तक में। तो ये तीनों एक साथ बजना चाहिए, तो कब आएगा? इन लोग के लघुत्तम समापवर्तक में। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल दो पहले, तो इतना इतना मिनट में है ना, तो मिनट में ही निकलेगा जो निकलेगा। 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 4 जो है किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5, फिर किससे जाएगा? 2 से, 2 एकम 2, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। लघुत्तम समापवर्तक क्या आया? 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 दूनी 10, जब भी 5 और 2 रहे तो 10 बना दो इसको गुणा करके 10। अब इसको गुणा कर रहे हैं, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इन लोग को गुणा करके क्या आया? 18 गुणित 10 180। तो 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद तीनों एक साथ फिर मिलेंगे। गुणा करके देख लो, 3 तिया 9 दूनी 18 गुणित 2 गुणित 5। जब भी ऐसा गुणा कर रहा है तो 5 और 2 को अलग गुणा कर दो, बाकी को अलग करो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणित 10 180। ये तो सिंपल है। अब 180 मिनट बाद सभी दोबारा मिलेंगे। 180 मिनट मतलब कि कितना घंटा बाद? 180 मिनट को घंटा बदलना है, तो 1 मिनट 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 से 1 की तरफ आना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे 60 से। लेकिन अगर 1 से 60 की ओर जाना रहता तो 1 को 60 बनाना है तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पास मिनट से घंटा में जाना है ना, तो यहाँ मिनट में निकला है, ये सभी मिनट में था इसलिए मिनट में निकला है। तो यहां से जाना है हम लोग को घंटा में, तो क्या करेंगे? भाग, तो 60, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3 घंटा लगेगा। तो 8 बजे से 3 घंटा जोड़ दो, 9, 10, 11, अगले बार 11 बजे एक साथ बजेंगे। कहां गया? प्रातः शुरू हुआ था तो प्रातः 11 बजे, दोपहर तो नहीं होता ना 11 बजे, 12 बजे के बाद दोपहर होता है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया कौन से प्रश्न का? 44वें प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं 45वां प्रश्न। पैंतालीसवां प्रश्न क्या बोल रहा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 3, 5, विषम बोल रहे हैं, सबसे छोटी क्या है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, विषम बोल रहा है ना,
सम और विषम तो पता है, सम जो 2 से भाग जाता है और विषम जो 2 से भाग नहीं जाता। विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया। अब उसके बाद क्या रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ही बोला है ना, भाज्य नहीं बोला है। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बनाने के लिए चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो 90 को चेक करेंगे, 90 से लेके 99 तो है, 98, 97, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 और 89, ऐसे करके आते जाएंगे। तो 98 वाला जो भी सम संख्या है वो तो 2 से भाग जाता है, तो काट दो पहले। तो जो भी सम संख्या है वो तो 2 से भाग जाता है, तो काट दो। अब उसके बाद देखो 99 जो है, 5 वाला भी 5 से भाग जाता है, 5 जिसके इकाई अंक में है वो, तो वो भी कट गया। अब बाकी को देखो, 99 जो है 9 है, मतलब 3 से भाग जाता है या 9 से भी भाग जाता है, तो ये भी कट गया। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 और खुद से भाग जाता है। 97 को देखो, 9, 7, 16। अब देखो इसके लिए देखो, जब भी 100 से नीचे रहेगा तो किससे चेक करेंगे भाज्य है, यानी 2, 3, 5, 7, बस इतना से चेक करेंगे। और 200 तक की संख्या को किससे चेक करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 तक का ही चेक करेंगे। 200 को रखो, तो भाग इससे चेक करना है खाली। तो देखो 97 को 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो ये हट गया, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखो, 9, 7, 16, अंकों का योग 16 है, मतलब 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो अंकों का योग 3 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 3 से नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं, इकाई में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से जाएगा नहीं। अब 7 से देखो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 से भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि ये 1 और 97 से भाग जाएगा केवल। तो 97 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 97। और पहला जो संख्या निकाले थे 3, अब दोनों को क्या करना है, योगफल पूछा है दोनों का। तो 97 और 3 जोड़ दोगे, क्या आएगा, 97 में 3, 7, 3, 10, 1, 9, 10, कितना आया, 100। तो उत्तर क्या आएगा, सी 100। यह हो गया कौन से प्रश्न का, 45वें नंबर का। अब नाउ कम टू द 46वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणित 100 बराबर धन 8 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ना है ना, तो 508 सेंटीमीटर होगा पहला। तो और दूसरा 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, 7 मीटर बराबर 7 गुणित 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है दोनों, तो सेंटीमीटर में बदलो, धन 55 सेंटीमीटर, तो 755 होगा ना। ये 700 और ये 55, 755 सेंटीमीटर होगा। यहाँ 7055 लिखा है, ये भी गलत। 2 किलोमीटर 70 मीटर, और इसको करना है मीटर में कन्वर्ट। 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और धन 70, तो 2070 होगा। तो ये भी गलत हो गया, तीसरा भी। तो जाहिर सी बात है तीसरा भी गलत हो गया, तो चौथा सही होगा। तो अब देख लो, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, और धन 11 मीटर। 6000 और 11 मीटर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6011 मीटर आएगा। देखो इसमें वही दिया, 6 किलोमीटर 11 मीटर, 6011 मीटर। ये कौन सा हो गया, 46वां नंबर का प्रश्न। अब आ जाते हैं 47वां। बढ़ता हुआ क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम, आरोही, बढ़ता हुआ क्रम या आरोही, आरोही मतलब कि आरोही और अवरोही रहता है ना, अवरोही मतलब अवरोही। कोई चीज घटत रहे तो हमर रोथन ना, कम हुआ थे मोर कोई चॉकलेट है कम हुआ थे तो हमर रोथन, तो अवरोही, ठीक है।
अवरोही। तो अवरोही क्या बोल रहा है? तो ये क्या है? अवरोही, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा है। तो सबसे पहले छोटा को रखना है, तो सबसे पहले छोटा क्या होगा? देखो, दशमलव के बाद पहला संख्या जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा है। दशमलव के बाद दूसरा संख्या जिसका सबसे बड़ा है वो उससे बड़ा है। देखो यहां पास क्या क्या दिया हुआ है। तो 5.50 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? 0.55, फिर 0.005, 47वां है ये, फिर है 005, 2 बार 0 है ना, 005, फिर 5.0005। पहले तो देखो सबका सबसे छोटा को देखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां तो 5 है इकाई अंक में, यहां भी 5 है, तो ये दोनों तो अभी बड़े हैं, तो इन लोग को अभी छोड़ दो। बाकी के इकाई अंक में 0 है, तो बाकी को कंपेरिजन करो। ये 0 है। अब इनमें देखो पहला अंक किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये बाकी सबसे बड़ा है, ये 005 है ना। अब उसके बाद देखो दूसरा अंक 5 है ये, और इसका 0 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? ये बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 0.005। उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.05। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.55। अब देखो दोनों में 5 और 5 है इकाई अंक में। उसके बाद दशमलव का पहला संख्या किसका बड़ा है? इसका बड़ा है इससे, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। 5.0005, 0005, और ये हो जाएगा 5.50। तो सबसे पहले 0.005 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। अब बढ़ते क्रम मतलब देखो ये जो है इससे बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है। तो बताओ 0.05 इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, तो यहां देखो 0.05 जिसमें जिसमें नहीं है उसको देख लो। 5.50 तो सबसे बड़ा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। 5.005 ये इन लोग से 00 वाले से बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। 0.05 इसमें देखो 0.05, 0.05 ये तो इससे बड़ा है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर आया ए। पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, ये सब पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप निकल जाएगा ये। तो 47वां का आया उत्तर ए। 48वां, कौन से समतुल्य नहीं है? मतलब कि इन लोग को देखना है कटा पिटा के कौन से समतुल्य नहीं है। अब देखो समतुल्य नहीं है मतलब कि इन लोग को कटाने से वही नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको कटाओ, 3 और 5 आना, 3/5। तो ये दोनों देखो 3 से तो कटेगा ही, दिख रहा है 3 से कटेगा, 3 छक्का 18, 3 दहम 30। अब देखो 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ रहा है इसको भी कटाने से, मतलब कि ये समतुल्य है। 20/28 और 5/7 निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य नहीं है? समतुल्य मतलब बराबर नहीं है काटने पीटने पे। पहला क्या है? तो 3/5 है, पहला ऑप्शन में 3/5 है, 18/30 है। बी ऑप्शन में क्या है? रुको इसको अलग साइड में लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 3/5 ए व 18/30, ये समतुल्य है कि नहीं चेक करना है। फिर बी ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन है 20/28 व 5/7। सी ऑप्शन है 6/9 और 6/9 और 24/25। और डी ऑप्शन है 9/18 व 36/72। अब देखो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा समतुल्य नहीं है यही पूछा है। तो समतुल्य को कैसे निकालते हैं? कटा के पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो ये तो साधारण फॉर्म में है, ये सरल रूप में है, क्योंकि 3 और 5 जो है एक ही संख्या से भाग जाते हैं, खाली 1 से भाग जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन ये सरल फॉर्म में नहीं है 18/30 जो है। तो देखो ऊपर का संख्या जो है 2 से तो कट रहा है, दिख रहा है 2 निया 18, नीचे का भी दिख रहा है 2 एकम 2, 3 में 2 घटा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये फिर कटेगा 3 से, दिख रहा है 3 तिया 9, 3 पंचे 15,
कटा पटा के ये भी 3/5 आ रहा है ना, और ये भी 3/5 है, तो ये तो समतुल्य है। तो समतुल्य नहीं है को उत्तर पूछा है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये तो है। अब दूसरा देखो 20/28, 5/7। अब देखो ये 4 से दोनों कट रहा है, 4×5 = 20, 4×7 = 28, ये भी 5/7 आ रहा है कट पिट के, तो ये भी समतुल्य क्या है, समतुल्य है। तो ये नहीं है वाला में गलत हो गया, नहीं है तो हम लोग को पूछा है। अब ये 6/9 है, इसको घटाओगे क्या आएगा, ये तो सिंपल कर सकते हैं इसको भी, 2×3 = 6, नहीं 3×2 = 6, 3×3 = 9, इसको घटाने के 2/3 आया। अब इसको घटाओ, ये 24 और 25 किसी से कटेगा, मेरे हिसाब से तो किसी से नहीं कटेगा एक दूसरे से, तो ये 24/25 हो गया, और ये 2/3, 2 से कटाओगे तो 2 से ये नहीं कटेगा, 4, अब 3 से कटाओगे, 3 से देखोगे 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब 5 से देखोगे, 2, 3 और 5, 7 से चेक करना है, 100 से नीचे को, याद है ना। और 200 तक को 2, 3, 5, 7, 9, 9 तो नहीं, 11, 13, 17, 17 तक तो नहीं, खाली 13 तक को चेक करना है, 200 को, 200 तक को, और 300 तक की संख्या को, 200 तक की संख्या को इतना से चेक करना है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से, और 300 तक की संख्या को 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 तक, बस इतना तक को चेक करना है। 300 और 400 तक को भी 19 तक ही चेक करना है भाग देके। वैसे तो हम लोग को 100 तक ही आएगा, 2, 3, 5, 7 को याद रखो, उससे चेक करना है, और ज्यादा ज्यादा आएगा 200 तक का आएगा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये चीज याद रखो। अब देखो, अब उसके बाद देखो तीसरा को भी चेक कर लेते हैं, इसको भी, ये तो है, ये समतुल्य नहीं है, ये तो मिल गया, ये इसको चेक करो, 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 3×6 = 18, अब ये भी कटेगा, 3 × 3, 3×2 = 6, वैसे 9 × 9, 9×2 = 18, 1/2 आएगा। अब ये देखो दोनों क्या से करेगा, 18 का पहाड़ा जानते हो तो 18×2 = 36, 18×4 = 72, अगर नहीं जानते हो तो 4 का पहाड़ा जानते हो, 4 4 से कटेगा, तो ऐसे करके कटाते जाओ, 2 × 2, 2×2 = 4, लास्ट में 1/2 ये भी आ जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा, तो ये भी समतुल्य है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा समतुल्य नहीं है, तो हमारे में कौन सा समतुल्य नहीं आया था, सी, खाली सी जो है समतुल्य नहीं है। अब अगला प्रश्न आते हैं, 48वां के बाद 49वां, एक परिवार का मासिक खर्च। अब प्रश्न देखो, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है, रसोई खर्च बराबर 9,378, शिक्षा बराबर 3,780, और परिवहन का इतना इतना, विविध खर्च का इतना इतना। इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 के मान, निकटतम 1000, देखो यहां पास 1000 तक बोला है, तो पहले तो इसको सिंपल जोड़ दो, निकटतम 1000 बोला है, लाख बोला है, उसको तो नहीं जानते हम, पहले इसको जोड़ दो। तो पहला संख्या क्या है, कितना खर्च होता है, 378 प्लस 3,780, 9,378, 3,780, फिर क्या है 2,817 प्लस 4,388, ये हो गया उन लोग का टोटल खर्च, ये हो गया उन लोग का टोटल खर्च। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 49, ये टोटल खर्च हो गया। अब बताओ इन जोड़ दो, 8 8 16, नहीं 8 8 16, 16 में 7 जोड़ोगे, 16 में 7 जोड़ोगे 8 × 24, 24 में घटा दो 23, 23 में 0 जोड़ोगे 3, 2 हासिल, 2 1 2 8 10, 10 1 11, 11 8 19, दहाई का अंक दहाई से जोड़ रहा, 19 7 26, फिर 2 हासिल, 2 3 5, 5 8, सैकड़ा का सैकड़ा से 13, 13 7 20, 20 3 23, 2 हासिल, फिर 2 9 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 4 20, कितना आया 20,363। और कितना बोल रहा है बताओ, निकटतम 1000 मान, 1000 कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि इसको बदलना है।
अगर 1000 ये इसको बदलना है तो या तो ये 0 ही रहेगा या तो 1 हो जाएगा। तो एक कब करेंगे, जब इसके आगे का संख्या ये 3 है, ये 5 रहता तो ये 500 से ज्यादा हो जाता, तो किसके करीब रहता, 1000 के करीब हो जाता, तो 1 रखते। लेकिन ये 3 है, 5 से कम है, 5 ये 5 से कम है, तो उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे और बाकी को 0 बना देंगे। तो 20 और बाकी को 0, पीछे वाले को 1000 वाले को ही वो करना है ना, निकटतम 1000। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, निकटतम 1000 मान में आंसर आएगा इसका सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन पे आते हैं। एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से 7 रुपए में कितना नींबू लिया, 5 नींबू, और खरीदे, भाव से खरीदे तथा 3.50 रुपए के 7 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 5 नींबू। 7 रुपए में 5 नींबू खरीदे के भाव से, मतलब कि 7 नींबू ने 5 नींबू खरीदे और 3.5 के 2 नींबू के भाव में बेचे। खरीदा कितना में, 5 नींबू को 7 रुपए में खरीदा और 2 नींबू को कितना बेचा, 3.5 रुपए में। तो सबसे पहले इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि बोल रहा है। 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि, तो सबसे पहले 100 नींबू बेचने पर तो बोला है ना, तो 100 में नींबू कर दो। 5 नींबू खरीदा है, 5 नींबू का रेट 7 रुपए, तो 1 नींबू का रेट कितना हो जाएगा, 1 नींबू का खरीदने का 7/5 रुपए, ये 1 नींबू का हो गया। अब देखिए 1 नींबू का हो गया, लेकिन हम लोग को कितना का निकालना है, 100 नींबू का। 100 नींबू में फायदा घाटा निकालना है ना, तो 1 नींबू का तो निकल गया। देखो क्रय मूल्य है ना, ये खरीदी का मूल्य। अब यहां से देखो 7 रुपए में 5 नींबू खरीदा है, तो 1 नींबू खरीदने के लिए 7/5, 7 को 5 हिस्से में तोड़ दोगे तो ये 7/5 रुपए लगेगा 1 नींबू में। और 100 नींबू खरीदने में 7/5 1 नींबू का, और 100 नींबू का 7/5 गुड़ी 100 नींबू खरीदने में। तो अब इसको हल कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 2 सत्ते 14, 140 रुपए लगेगा 100 नींबू का खरीदने का मूल्य है ये, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, ये 2 नींबू के भाव, 2 नींबू को 3.5 रुपए में बेचा है, तो 1 नींबू को कितना बेचा है, 3.5 भागित 2 रुपए में। 1 नींबू को कितना बेचा है, बेचने का, ये तो क्रय मूल्य हो गया ना 100 नींबू का 140 रुपए, और 1 नींबू का कितना बेचा है, 3.5 भागित 2 रुपए में। 2 नींबू 1 रुपए, 2 नींबू 3.5 रुपए में, तो इसको 2 हिस्से में बांट दोगे, एक नियम, तो ये 1 का निकल जाएगा। अब 1 नींबू का निकल गया तो 100 नींबू का बेचने का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 नींबू का विक्रय मूल्य 3.5 भागित 2 गुणित 100। तो जब ऐसे करना है तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब इसको गुणा कर दो, सिंपल। अगर ये वो है संख्या तो कैसे गुणा करेंगे, 0 0 को छोड़ दो, अभी 0 0 के लिए 2 0 0 डाल दे। अब ये दशमलव नहीं है मान के चलो ना, तो 5 5 25, 2 5 तिया 15, 2 17, 17,500 हो गया। दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2, तो दशमलव के बाद 2 संख्या 1 2, तो कितना हो गया, 175 रुपए 100 नींबू का बेचने का मूल्य। तो बेचने का मूल्य 175, खरीदने का मूल्य 140, तो दोनों में अंतर कितना, 35 रुपए। और फायदा हो रहा है ना, ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो फायदा हो रहा है, तो 35 रुपए का क्या हुआ, लाभ। तो यहां क्या हुआ, 35 रुपए का लाभ। उत्तर क्या आया, बी। अब 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो 80 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्या निकालेंगे। पहले तो अभाज्य संख्या निकालो 80 और 90 के बीच का। तो 80 है और 90 है, तो जो भी
सम संख्या आता है तो 2 से भाग जाता है, तो सम संख्या को तो नहीं लिखेंगे। 81 हो गया, 82 तो 2 से भाग जाएगा, 83 लिखेंगे। 85 5 से भाग जाएगा तो ये भी हटा दे रहा हूं अभी, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। 87, फिर 89, फिर 90 तक जाना है, तो इतना तक ही है, यही संख्या है खाली। अब 81 में देखो 8 1 9, ये 3 से भाग जाता है। 8 1 9 अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो ये पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा, ये तो पढ़े हैं। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 83 8 3 11, ये 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई अंक नहीं है। 2 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से चेक करते हैं। 7 56 7 63 7 70 7 11 7 1 7, 1 बचा 13, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं जाएगा। मतलब कि पहला अभाज्य संख्या क्या निकला? 83। अब 87 की चेक करो। 8 7 15, 15 3 से भाग जाता है, मतलब कि 3 से भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी हट गया। अब 89 को देखते हैं। 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 3 से भाग नहीं जाता, तो ये 2 से तो भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 और 0 रहना चाहिए 5 से भाग जाने के लिए। अब 7 से देखते हैं। 7 1 7, 8 में 7 घटा 1 19, 7 दूनी 14, तो 7 से भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या क्या निकला? 83 और 89। और उसका क्या पूछा है? गुणनफल। उसका क्या पूछा है? 80 से 90 के बीच के अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुणा कर दो। अब गुणा करो इसको। 9 3 27 2, 9 8 72 2 74 कट। 8 3 24 2, 8 8 64 2 66, 664, 747 और 664। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। 7 4 4 8, 7 6 13, 1 6 1 7, 73 87। 73 87 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कौन सा क्वेश्चन हमारा? 51। अब आते हैं 52 में। जो नहीं समझ में आएगा वो उसको डाउट सेक्शन में पूछ लेना। 52 52 क्या बोल रहा है? इसको सरल करो। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 5 सही 2/3 ऋण 2 सही 5/6 ऋण 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब देखो इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले तो या तो 2 तरीका है इसके, नहीं हम सिंपल तरीके से जाएंगे जो हम जानते हैं। 3 5 6 15, 15 2 17/3, 15 धन 2, यहां धन करते हैं, इधर से इधर गुणा करते हैं। 3 5 6 15 2 17/3, 6 दूनी 12, 12 5 17/6, यहां से गुणा यहां से जोड़, यहां से गुणा यहां से जोड़, 12 तिया 36, 36 1 37, 37/12। अब देखो जब भी ऐसा रहता है तो पहले तो तीनों को बराबर करो, तीनों को बराबर करो नीचे को। तो 3 में ऐसा क्या गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब कि 3 6 और 12 तीनों जो है एक जैसा आना चाहिए। तो तीनों के गुणा में क्या आता है? पहाड़ा में, तीनों के पहाड़ा में 12 आता है। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, तो सबको 12 बनाया जा सकता है। तो इसको 4 गुणा कर दो, ऊपर में भी 4 गुणा। इसको क्या गुणा करेंगे तो 12 आएगा? 2, इसमें 2। अब इसमें तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से 12 है। तो अब सभी के नीचे में 12 आ गया तो एक साथ लिख सकते हैं। सभी के नीचे में 12 आ गया तो सबको एक साथ लिख दो। 4 सत्ते 28 2, 4 एकम 4, 4 2 6। अब इसी को पहाड़ा जानोगे। 17 चौक 68 और 17 दूनी 34 और ये हो गया 37। अब इसको हल करो। सबसे पहले इसको हल कर दो। ये है दोनों धन ऋण में, इसको हल करो। 8 और 4 4, 6 और 3 3, 34 आया। 68 में 34 घटाए तो अब 34 में 37 घटा के भागित 12, ये बच गया। अब देखो जब 2 धन और ऋण में दिया है तो पहले जब जोड़ और घटाव में दिया है, एक धन में दिया है, कुछ नहीं दिया मतलब कि धन है ये, और ऋण दिया है, तो पहले तो घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 37 में से 34 घटाओ कितना आएगा? 3। और जो बड़े के आगे में चिन्ह है, बड़ा कौन सा है? 37 और 34 में 37 बड़ा है, तो उसके आगे का जो चिन्ह है ऋण है वो यहां पास आएगा। अब बटे 12,
तो देखो इसको ऐसे समझो, जैसे 37 रुपए का उधारी है तुम्हारे पास, 37 रुपए का उधारी है तुम्हारे पास, मतलब कि 34 रुपए है तुम्हारे पास, ठीक है। कोई तुमसे 37 रुपए उधारी मांगता है, तो 34 रुपए तो अपना दे दोगे, लेकिन 3 रुपए कहां से आओगे, और 3 रुपए और कहां से लाओगे, उधारी लाओगे, मतलब कि घाटा में लाओगे। तो घाटा में लाओगे मतलब कि माइनस में लिखोगे उसको, तो -3/12, या फिर -3 एकम 3, 3 चौक 12, -1/4, या दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा, ऋण 1/4 या फिर ऋण 3/12। कौन सा दिया है, ऋण 1/4, ऋण 3 सही 1/12 दिया है ना, ये 3/12 अलग होता है, 12 3 36, 37/12 होगा ये, तो दोनों में फर्क है, ये चीज ध्यान रखो। अब 52 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 53 बोल रहा है 1.3 मीटर भुजा वाली अब देखो 53 नंबर प्रश्न है। 53 बोल रहा है 1.3 मीटर भुजा वाले 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हो। इस बड़ी मेज का परिमाप क्या है, ठीक है। भुजा कितना था, 1.3 मीटर, ठीक है। अब उसको ये वर्ग है, ये वर्ग है, 4 वर्ग है, उसको इस प्रकार मिलाया जाए कि एक लंबा आयत बन जाए। ये दूसरा मेज को किनारे से किनारे मिला गया, ये तीसरा मेज का किनारे से किनारे मिला दिया गया, और ये चौथा मेज का किनारे से किनारे मिला गया, तो ये आयत बन गया ना। अब इसका सभी भुजा वर्ग के तो सभी भुजा बराबर रहता है, तो ये भी 1.3 रहेगा, ये भी 1.3 रहेगा। अब ये 1.3 है, ये भी 1.3 है, क्योंकि सभी वर्ग है और सभी का भुजा उतना ही है 1.3, तो 4 1.3 मिला के क्या बना, ये बना आयत का लंबाई। तो ये लंबाई क्या हुआ, 4 बार 1.3 को जोड़ा है, इसलिए 4 गुणित 1.3, तो 13 चौक 52, 5.2 हो गया लंबाई। और चौड़ाई देखो, चौड़ाई इसका क्या है, ये तो 1.3 मीटर चौड़ाई हो गया। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है बोला है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये आयत बना है, उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। अब 2 गुणा लंबाई कितना है 5.2, चौड़ाई कितना है 1.3, दोनों को जोड़ दो, 2 धन 3 5, 5 धन 1 6, दशमलव के बाद पहला संख्या से जुड़ा है ना, ध्यान दो, गुणित 2, 2 5 6 10, 2 6 12 1 13। अब दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या, 13.0 मीटर। तो ऑप्शन में देखो 13.0 मीटर कौन सा है, ऑप्शन है सी। अब 54 देखो, 54 में ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 54 को देखो। 54 बोल रहा है कि दिया गया दंड आरेख, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत है, औसत निकालना है। औसत तो मतलब कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला। तब उसको हम फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं। अब देखो अंग्रेजी में कितना पाया है, यहां से देखो अंग्रेजी में कितना पाया है 80। ध्यान से देखो हिंदी में कितना पाया है, 60 और 80 के बीच में कितना है 70, तो 70 कुल राशियों का योग कर रहे हैं ना। और गणित में कितना है 80 और 100 के बीच में, 80 80 100 के बीच में क्या आता है 90। और विज्ञान में कितना है करेक्ट 60। तो ये चारों राशि का योग कर देंगे और उसको कितना से भाग देंगे, राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे, जोड़ दो सभी को, 0 0 0 0 आया, 9 6 15। अब कैसे भी जोड़ो, 8 7 15, 15 9 24, 24 6 30, 300 भागित 4, भाग दे दो 4 7 28, 2 बचा, 30 में 28 गया 2,
ये 20 हो गया, 4 5 6 20, 75। तो औसत कितना आया? 75। तो आंसर क्या है? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 54 हो गया, 55 में आते हैं। अब टाइम कितना हो गया? 5:26, 6 बजे तक देना है। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन क्या बोलता है? एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है? भुजा गुणित भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। सीधी सी बात है, हम लंबाई गुणित चौड़ाई जानते हैं। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है। तो आयत का परिमाप निकालो। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो पहले लंबाई भी तो निकालना जरूरी है, चौड़ाई तो दे दिया है। तो वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? भुजा स्क्वायर, मतलब कि भुजा कितना है? 42 मीटर। तो 42 का स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 28 मीटर। तो 28 रख दो। इसका मतलब क्या है? 42 स्क्वायर मतलब 42 गुणित 42। अब ये बराबर लंबाई गुणित 28 है। तो ये गुणा जो है बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में। अब इसको गुणा क्यों नहीं किए? क्योंकि गुणा करने की जरूरत नहीं, हमको तो लंबाई निकालना है ना, क्षेत्रफल थोड़ी ना निकालना है। तो लंबाई निकालते हैं। अब देखो, ध्यान से पहाड़ा याद होगा तो ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 चौक 28 और 7 छक्का 42। अब इसको भी कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या बच गया? 3 गुणित 21 बराबर लंबाई। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 मीटर जो है उसका लंबाई आ गया। अब परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप निकालना है। तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। तो 2 गुणित लंबाई क्या है? 63 मीटर। चौड़ाई क्या है? 28 मीटर। जोड़ दो, 3 8 11, 2 6 8। जब भी ब्रैकेट रहता है तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, याद है ना? ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास। पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर घटाव। तो यहां पहले ये धन है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए पहले इसको हल करेंगे। तो 3 8 11 1, 6 2 8 1 9 गुणित 2। अब इसको गुणा करो, 2 एकम 2, 2 निया 18, 182 मीटर इसका परिमाप आया। अब देखो, परिमाप ही निकालने के लिए बोला था, उत्तर क्या आ जाएगा? डी। एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है। अब प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दूसरे शब्दों में बोले तो प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जाएंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री ये है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है जो सीधा खड़ा रहता है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से कम मतलब इधर। तो 0 से जो 90 डिग्री के बीच में रहेगा, मान के चलो एंगल है कोई, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ना तो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, उसको बोलते हैं न्यून कोण। अब दूसरा इसी में आता है सम कोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल, या फिर इसी को बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। जो 90 डिग्री बीचों बीच में कोण आता है ना, ये उसको बोलते हैं तुम्हारा राइट एंगल। और 90 डिग्री से कम मतलब कि ये हो गया, इधर जितना भी कम रहे वो तुम्हारा क्या है? न्यून कोण। अब उसके बाद आते हैं तीसरा, अधिक कोण। अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये होता है 0 से लेके 180 डिग्री तक, मतलब कि इधर जितना भी रहेगा, 0 से लेकर नहीं, 90 से 180 डिग्री तक,
जो भी रहेगा 90 के बाद, मतलब कि इसके बाद इधर जितना भी हो, ये एंगल बन रहा है ना, ये कोण, ये जो है अधिक कोण है। अधिक कोण के लिए ऐसे रहेगा डायग्राम, जो है ये अधिक कोण है। अधिक कोण के बाद हम लोग क्या आ गए, इसी के बाद ये 180 डिग्री हो जाता है। 180 डिग्री, ये सीधा सीधा लाइन, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सरल रेखा कोण। सरल रेखा कोण जो 180 डिग्री करेक्ट रहता है उसको सरल रेखा कोण, या फिर सिंपल लाइन, सिंपल एंगल, और कुछ भी बोलते होंगे, मेरे को इंग्लिश में नहीं पता, उतना अभी याद नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं। अब 180 डिग्री से भी ज्यादा हो गया, मान के चलो इधर हो गया, तो ये कहां से है, ये 180 से भी ज्यादा हो गया, लेकिन पूरा कम होने से, पूरा होने से पहले 180 डिग्री से ज्यादा। अब पूरा जब राउंड लगा लेते हैं तो कितना तक होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री से कम, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल या परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण। और जो 360 डिग्री रहता है उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन वो पूरा ऐसे देखो, यहां से घूम के वो लाइन जो फिर इसी में आ जा रहा है, तो यहां से यहां तक बना लिया। ये लाइन जो है इसी में घूम के फिर यहीं पास आ गया, तो यहां से यहां तक बना दिया, तो ये सर्कल बन गया पूरा गोला, तो ये 360 डिग्री होता है। अब यहां क्या पूछा है, एक परिवर्ती कोण की माप होती है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण। 180 डिग्री से अधिक परंतु 270 डिग्री से कम, ये प्रतिवर्ती कोण है, लेकिन प्रतिवर्ती कोण के लिए 270 डिग्री से नहीं, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो क्या है, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम, ये है तुम्हारा प्रतिवर्ती कोण का। 90 डिग्री से कम क्या है, न्यून कोण। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, 7/13 को, 57 क्वेश्चन को देखो, 7/13 को 25/26 में से घटाने पर, 25/26 में से 7/13 को घटा रहे हैं ना, तो ये कर रहे हैं, तो ऐसे में तो घटाते नहीं है, तो नीचे को पहले बराबर करते हैं। तो दोनों के पहाड़ा में क्या आ रहा है, 13 दूनी 26, दोनों के पहाड़ा में 26 आता है, तो इसको भी 26 बना दो, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, हो गया। तो 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। अब दोनों के नीचे में 26 26 आ गया, तो एक साथ लिख सकते हो। दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, ऋण। 25 - 14, 5 में 4 घटाओ 1, 2 में 1 घटाओ 1, 11/26। ये उसका क्या आया आंसर। ये कौन से क्वेश्चन का है, 57। तो 57 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 11/26। अब आते हैं 58 क्वेश्चन पे, 58 नंबर पे। 25 - 14/26, देखो दोनों को बराबर किए, 13 दूनी 26, नीचे नीचे को, दोनों का 26 आ गया, नीचे नीचे बराबर कर दिए, तो दोनों को एक साथ ले लो, फिर 25 - 14 तो 11/26। अब ये 58 आ गया। 58 को देखते हैं। 58 बोल रहा है एक टीवी को, 58 बोल रहा है एक टीवी को 16,920 में बेचने पर, विक्रय मूल्य क्या है बोल रहा है, 16,920 में बेचने पर कितना का हानि होता है, हानि 1,080 का। तो मतलब कितना कम में बेचता है तब तो हानि होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, यहां से क्या निकलता है, क्रय मूल्य उतना कम में बेचा है तो उतना को अब बढ़ा देंगे, 1,080 कम में बेचा उसको 1,080 और दे देंगे, तो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो पहले जोड़ दो, 0 0 8 2 10, दहाई का दहाई, सैकड़ा का सैकड़ा से, अब एक हासिल आया, 9 1 10 और 0 1 6 7 और 1 8, 18,000। 18,000 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि लाभ 1,080 का हो जाए। तो 18,000 में खरीदा है, अब उसको 1,080 लाभ कमाना है, तो 1,080 ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो 1,080 जोड़ दो, 0 8 0 8 1 9 1, 19,080 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया, बी, 58 का बी। अब देखो, अब 60 को देखो, 60 डायरेक्ट दिख रहा है, 59 को मैं करूंगा लेकिन 60 को पहले करते हैं। आकृति में दर्शाया गया कोण एक प्रकार है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, मतलब कि अधिक कोण। ठीक है। अब 59 को देखो, 59 बोल रहा है कि निम्न
छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग मतलब ये जो सेट किया हुआ है। अब देखो ये भी अगर इसको जोड़ देते तो कितना आता, ये 15 ही रहता। आयत टाइप का दिख रहा है ये, और ये बराबर रहता था 15, तो 3 8 11, ये 3 मीटर है, ये 8 है 11, तो बाकी ये जो बचा उसके मिला के तो 15 होना चाहिए था ना, ये भी 15 ही है टोटल मिला के। तो ये बाकी बचा कितना हुआ, ये 8 3 11, 11 तो इन लोग कर लिए, ये बाकी बचा क्या 4, तो 11 4 15 हो जाता, तो ये 15 पे 15 बराबर हो जाता, तो ये क्या है 4। अब देखो ये बड़े वाला आयत के क्षेत्रफल में, आयत नहीं है ये वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है, उसके क्षेत्रफल में ये अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये जो खाली दिख रहा है उसका, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, जो शेड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले बाहर वाला का क्षेत्रफल निकालो, तो बाहर वाला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 15, भुजा का स्क्वायर, ये वर्ग है 15 15 दोनों साइड है इसलिए वर्ग है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 15 गुणित 15 हो गया, बाहर का अंदर का क्षेत्रफल 59 में 15 गुणित 15, तो क्या निकला 15 15 225 निकलेगा, 15 5 75, 7 15 का 15, 15 7 22, 225 निकलेगा। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल 225 निकला। अब ये अंदर वाले का निकालो, तो ये कितना निकाले हैं 4, और ये है 5, तो ये आयत बन जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई क्या है 5 है, लंबाई दिख रहा है 5 है, और चौड़ाई क्या है 4, तो 5 चौक 20। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से जो ये खुला एरिया दिख रहा है उसका हटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा उसका शेडेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 5 में शून्य घटा दो 5, 2 में 2 घटा दो 0 और 2, 205, क्या उत्तर आया 205 वर्ग सेंटीमीटर 59 का ए। ये हो गया तुम्हारा खत्म। तो अब जैसे भी देखोगे इस वीडियो को, जब देखोगे कंप्लीट करोगे तो इसी तरीके से बनाना है, और जितना भी हो गणित का जितना भी पढ़ा रहा हूं सबका इसी में से जो मॉक टेस्ट दे रहा हूं उतना को ही पढ़ो और उतना को ही रिवीजन करो। उसके अलावा अगर समय मिल जा रहा है तब दूसरे को भी रिवीजन करो, दूसरे चीज को भी याद करो फिर से, ठीक है।